प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए तृतीय वर्ष और पिछली क्लास में हमने यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का बिंदु प्रारंभ किया। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके विभिन्न जो अंग हैं उन अंगों का संगठन, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनका जो रोल है या उनकी जो मुख्य गतिविधियां हैं, उनके मुख्य जो फंक्शंस हैं, उन पर संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे प्रथम और प्रमुख अंग के रूप में महासभा, द जनरल असेंबली, और महासभा के बारे में आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि इसके मुख्य अंगों के रूप में महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, आपका जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, न्यायधारिता परिषद है, सचिवालय हैं और न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं। तो इन अंगों में महत्वपूर्ण अंग के रूप में महासभा और महासभा जो जनरल असेंबली है उसका जो संगठन है, उसका जो रोल है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये यूएनओ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वृहद अंग है। केंद्रीय या प्रमुख अंग इसे कह सकते हैं। मानव समाज की चेतना का केंद्र इसे विद्वानों ने कहा है। इसके संगठन, अधिकार और दायित्वों के अवलोकन से ये जान पड़ता है कि इस विश्व संस्था के संस्थापकों का उद्देश्य महासभा को एक महान अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और राजनीतिक मंच बनाना था। यूएनओ के समस्त सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है। इसका अधिवेशन साधारणतया वर्ष में एक बार होता है और इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्राय वे सभी विषय आते हैं या विचार करने का अधिकार है जो चार्टर के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। इस संस्था का रूप एक ह्यूमन पार्लियामेंट का है, यद्यपि आज भी कुछ राष्ट्र इसके सदस्य नहीं बने हैं। चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद को स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त हैं और इन अधिकारों के अतिरिक्त यूएनओ के समस्त अंगों पर महासभा का पर्याप्त अधिकार है। या यूँ कहें कि वह एक तरीके से संपूर्ण यूएनओ का हृदय स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति से एक नैतिक और मानवीय संगठन है। इसकी जो मूल भावना है वो मानवीय चेतना का समादर करना और विश्व में हमेशा से युद्धों के भय को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को प्रोत्साहन देना या इसके बारे में कुछ ऐसे कार्य करना जिससे कहीं भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो, कहीं पे एग्रेशन नहीं हो और कहीं पर ऐसी स्थितियां अगर उत्पन्न हो जाए तो उनसे किस प्रकार निपटा जाए। ये महत्वपूर्ण भूमिका सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर के ये संगठन, ये अंग यूएनओ का निभाता है। जहाँ तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, प्रतिनिधित्व प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं, अर्थात यूएनओ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वह महासभा में प्रतिनिधि होते हैं। समान रूप से इसमें छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं पाया जाता है और प्रत्येक राष्ट्र को अधिकतम 5 सदस्य, मैक्सिमम जो है वो 5 मेंबर्स वहाँ पर भेज सकता है, लेकिन वोट का जो राइट है वो 1 मेंबर का होता है, यानी कि वोट 1 ही माना जाता है और अधिकतम 5 सदस्य प्रत्येक सदस्य राष्ट्र जो है इसमें प्रतिनिधि के रूप में भेज सकते हैं। प्रतिनिधियों को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार तो होता है, किंतु वोट देने के समय एक देश का, चाहे वह राष्ट्र कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, एक ही वोट माना जाएगा। यूएनओ का यही प्रमुख अंग इस युग में विश्व लोकमत का प्रतीक बन गया है
और इसकी सदस्य संख्या इसके सार्वदेशिक विशेषता का अनुभव करवाती है। इसके अलावा मतदान जो प्रक्रिया है, मतदान प्रक्रिया यूएनओ के महासभा की जो मतदान प्रक्रिया है वो मुख्यतः दो भागों में बटी हुई दिखाई देती है। अनुच्छेद 18 में इसका उपबंध किया गया है और राज्यों की समानता का सिद्धांत यहाँ पर बनाए रखा गया है। महासभा के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होंगे और अन्य प्रश्नों पर निर्णय जिनमें 2/3 बहुमत द्वारा निर्णय किए जाने वाले प्रश्नों के अतिरिक्त प्रवर्गों का निर्धारण सम्मिलित है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जाएगा। इस प्रकार यूएनओ की प्रसंविदा का सर्वसम्मति का नियम यहाँ पर त्याग दिया गया है, या राष्ट्र संघ का जो लीग ऑफ नेशंस था उसमें सर्वसम्मति का जो नियम था चार्टर का, उसको यहाँ पर त्याग दिया गया है। तो दो भाग यहाँ पर हो गए, महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें निर्णय होगा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मेजॉरिटी होगा। दूसरा जो प्रश्न, जो भाग है वो साधारण प्रश्न है या साधारण, उसमें साधारण बहुमत से निर्णय होगा, साधारण बहुमत से निर्णय, यानी कि विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, साधारण बहुमत से निर्णय यहाँ पर किया जाएगा। तो दो भागों में बटी हुई इसकी मतदान प्रक्रिया है। अब यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का मामला है, एक और टर्म आगे चल के हम पढ़ेंगे जिसे डबल वीटो के नाम से चार्टर में कहा गया है। तो डबल वीटो यहीं से निकल के आ रहा है, इसको यथा समय हम और स्पष्ट करेंगे। चार्टर महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके अंतर्गत निर्णय उस पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किए जाएंगे और अन्य प्रश्न या साधारण प्रश्न जिनमें साधारण बहुमत से निर्णय किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न किसे माना जाए या किसे गिनाया गया है, जैसे कि वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस की बात इसमें शामिल की गई है, विश्व शांति और सुरक्षा की, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो न्यायधारिता परिषद है उसके सदस्यों का निर्वाचन, यूएनओ में नवीन सदस्य राष्ट्रों का प्रवेश, सदस्यता के अधिकारों और विशेषाधिकारों का निलंबन, सदस्यों का निष्कासन, बजट संबंधी प्रश्न आदि को महत्वपूर्ण माना गया है। और अगर कुछ अन्य बातों को महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाए तो इसके लिए उसको स्थायी जो सदस्य सुरक्षा परिषद के हैं वह किसी प्रश्न को महत्वपूर्ण घोषित करेंगे, उसके लिए 2 बार मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सामान्यतः इसका अधिवेशन सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है, प्राय दिसंबर के मध्य तक चलता है। ये सत्र, प्रत्येक नियमित सत्र के आरंभ में नए अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष और 6 मुख्य समितियों के सभापतियों का निर्वाचन करते हैं। समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की दृष्टि से महासभा की अध्यक्षता प्रतिवर्ष राज्यों के 5 समूह अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप तथा अन्य राज्यों को बारी बारी से दी जाती है और विशेष विशेष अधिवेशन बुलाने का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। जहाँ तक इसके अधिकार और कर्तव्यों का प्रश्न है, अधिकार एवं कर्तव्य, महासभा के अधिकार और कर्तव्य, चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय
जनमत और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का प्रतीक हैं। इसी के अनुरूप महासभा सुरक्षा परिषद के अंतर्गत विचाराधीन विषयों पर वाद विवाद कर सकती है, किंतु जब तक सुरक्षा परिषद महासभा के निर्णय की मांग न करे तब तक महासभा निर्णय नहीं कर सकती है। सुरक्षा परिषद और अन्य अंग अपने वार्षिक कार्यों का विवरण, वार्षिक रिपोर्ट महासभा को भेजते हैं और इसमें सभा में निर्धारित तिथि को इन पर विचार होता है। महासभा सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट की आलोचना तो कर सकती है, लेकिन उसमें हेरफेर नहीं कर सकती है। महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों और न्यासधारिता परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों, न्यायाधीशों को निर्वाचित करने का अधिकार समान रूप से महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को है। सुरक्षा परिषद की स्वीकृति प्राप्त होने पर महासभा नए सदस्यों को पद ग्रहण करने की अनुमति देती है। यूएनओ के सदस्यों की नियुक्ति भी महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। यूएनओ का बजट महासभा स्वीकृत करती है। महासभा अन्य अंगों अतः महासभा का अन्य अंगों पर स्वतः ही आर्थिक नियंत्रण उत्पन्न हो जाता है। और चार्टर की उपधारा 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का अर्थ ही महासभा की सदस्यता से है, अर्थात जो राष्ट्र महासभा का सदस्य है वह यूएनओ का सदस्य होगा। ये जो सब क्लोज इसमें डाल के इस बात को स्पष्ट किया गया है। और जो राष्ट्र उदंडता पूर्व कार्रवाइयाँ करते हैं या विश्व के किसी कोने में एग्रीगेशन को बढ़ाने वाले होते हैं या उनकी कार्रवाइयाँ कहीं भी सीमा विवाद को बढ़ाने वाली होती है या यूएनओ द्वारा बार बार टोकने के बावजूद भी वह अपने यूएनओ चार्टर का पालन नहीं करते हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय शांति संधियों का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे राष्ट्रों को बाहर निष्कासन करने का अधिकार भी जो है महासभा को होता है। किसी राष्ट्र को सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर कुछ समय के लिए भी संघ की सदस्यता से हटा सकती हैं। तो इस प्रकार जो है महासभा के अधिकार और कर्तव्य हैं। इसके बाद में इसके ऐच्छिक कार्य, महासभा के ऐच्छिक कार्य 2 श्रेणी हैं कार्यों की, ऐच्छिक कार्य और अनिवार्य कार्य। और ऐच्छिक कार्यों का विभाजन भी 2 भागों में किया गया है। एक प्रत्येक प्रकार अर्थात ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरों को दूर करना, सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों में सहयोग स्थापन की चेष्टा है। ये सब कार्य ऐच्छिक श्रेणी में इसलिए रखे गए हैं कि चार्टर के मंतव्य के अनुसार ये सब सुरक्षा परिषद में पेश हों, क्योंकि इन सब विषयों के संबंध में महासभा तभी अपना मत निश्चित कर सकती है जब सुरक्षा परिषद उससे परामर्श का अनुरोध करें। अगर सरल शब्दों में हम इस बात को व्यक्त करना चाहें तो यह है कि चार्टर ने इन सब कार्यों पर, ये जो बातें यहाँ पर गिनाई गई है, उन सब का प्राइमा फेसी जो अधिकार है वो सुरक्षा परिषद को दिया है। और जैसा कि यूएनओ का प्राइमा फेसी जो ऑब्जेक्ट था वो वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस, जो हम कल चर्चा कर रहे थे, और वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस का जो दायित्व है या उस पर कार्य करने का जो अधिकार है, चार्टर प्राइमा फेसी जो है वो सुरक्षा परिषद को, सिक्योरिटी काउंसिल को जो है देता है। तो इसीलिए महासभा का मौलिक उन पर, या यूँ कहें कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उन कार्यों पर नहीं बनता है जब तक कि सिक्योरिटी काउंसिल उनसे किसी प्रकार के मत की उम्मीद ना करे या उनको उस पर चर्चा करने या उस पर कोई निर्णय या कोई प्रस्ताव, रिजोल्यूशन लेकर के आने के बारे में जब तक सिक्योरिटी काउंसिल नहीं कहती है तब तक जनरल असेंबली जो है उस पर कार्रवाई नहीं करे। इसीलिए इनको महासभा के लिए ऐच्छिक कार्य है। यूँ कहें कि जो कार्य सिक्योरिटी काउंसिल के मौलिक कार्य हैं वो कार्य महासभा के ऐच्छिक कार्य हैं। यहाँ पर हमें ये समझना होगा। इसके आगे जो है अनिवार्य कार्य, महासभा के अनिवार्य कार्य। अनिवार्य कार्य वैसे तो इनकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन ऐच्छिक और अनिवार्य के कारण इसका विभाजन पुनः यहाँ पर स्पष्ट और कर लेते हैं। और वो है कि पहला आय व्यय का बजट जो है, जिसे हम कह रहे हैं यूएनओ का बजट पास करना। दूसरा जो है यूएनओ के जितने भी अंग हैं, सिक्योरिटी काउंसिल सहित सभी अंगों की जो वार्षिक रिपोर्ट हैं
उनका जो एनुअल स्टेटमेंट है उस पर विचार विमर्श करना, उसकी समालोचना करना, उसके बारे में कोई प्रस्ताव लेकर के आना। और इसके अलावा ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है, न्यासधारिता जो परिषद है, उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसका निरीक्षण करना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन और जांच पड़ताल करवाना और तद विषयक सिफारिशों को लागू करना। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा, धर्म के मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहायता देना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य, जो अनिवार्य कार्य माना गया है। इस प्रकार चार्टर द्वारा महासभा को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मसला उसके सामने पेश हो सकता है। केवल राष्ट्रों के पूर्णतया घरेलू मामले उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। यदि संसार के किसी देश में ऐसी सरकार कायम हो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हो, तो उसके पड़ोसी राष्ट्र अथवा कोई अन्य राष्ट्र संसार में शांति कायम रखने की दृष्टि से महासभा में तत्संबंधी प्रश्न उठा सकते हैं और उसके संबंध में आलोचना की जा सकती है। इस प्रकार की समालोचना का एकमात्र उद्देश्य विश्व शांति में उस राष्ट्र के बाधक होने की समस्या पर विचार करना है, न कि उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है। अब इन समस्त कार्यों को ये कैसे करती है, इसकी क्रियाविधि क्या है, और वो है ये समिति व्यवस्था के माध्यम से कार्य करती है, या यूँ कहें कि महासभा की समितियाँ, जनरल असेंबली की जो कमेटियां हैं, इसके माध्यम से वह अपने ये सभी कार्यों को संपन्न करवाती है। और मुख्य रूप से 6 प्रकार की कमेटीज जो हैं इसमें विभिन्न कार्यों के लिए पाई जाती है। प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के कार्य वर्ग के अनुसार इसकी एक विशिष्ट समिति पाई जाती है। निशस्त्रीकरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है, आर्थिक और वित्त समिति हैं, सामाजिक, मानवीय और संस्कृति समिति हैं, विशेष राजनीतिक और औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति हैं, प्रशासनिक और बजट समिति हैं, और इसके अलावा कानूनी समिति इसकी हैं। तो इस प्रकार जो है महासभा अपनी इन 6 समितियों के माध्यम से कार्य करती है। जहाँ तक महासभा के अधिवेशनों का प्रश्न है, नियमित रूप से वर्ष में एक बार होते हैं अधिवेशन नियमित रूप से वर्ष में एक बार होते हैं। साधारणतया सितंबर माह से शुरू होकर मध्य दिसंबर तक, मिड दिसंबर तक चलते हैं। सितंबर माह से शुरू होकर के दिसंबर माह तक इसके अधिवेशन चलते हैं। विशेष अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं अगर तात्कालिक रूप से कोई मुद्दा विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न करने वाला हो, या ऐसा मुद्दा विश्व के किसी कोने में उत्पन्न हुआ हो जिसमें सदस्यों के दृष्टि से महासभा द्वारा जिस पर विचार किया जाना आवश्यक हो, तो ऐसे मुद्दों पर तात्कालिक रूप से भी विशेष अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। साधारणतया सितंबर माह के दूसरे मंगलवार से लेकर क्रिसमस दिवस तक विशेष अधिवेशन जैसे हुए हैं। 74 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी मुद्दों पर 2 विशेष अधिवेशन हुए। 78, 82 और 88 में निशस्त्रीकरण के बारे में 3 विशेष अधिवेशन हुए। इसी प्रकार कई सारे 6 से 8 सितंबर 2000 को यूएनओ सहस्त्राब्दी समारोह में सभी राष्ट्रों की भागीदारी 147 देशों का प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्राध्यक्षों ने स्वयं किया। महासभा की बैठक साधारणतः न्यूयॉर्क में होती हैं। साधारण वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त यदि महासभा के सदस्य बहुमत से अधिवेशन की मांग करें या सुरक्षा परिषद चाहें, तो यूएनओ के महासचिव 15 दिन के अंदर महासभा की बैठक बुला सकते हैं। एक ही लिमिट है कि 15 दिन पूर्व सूचना हो। विशेष अवस्था में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर भी अधिवेशन बुलाया जा सकता है, और 9 सदस्य जिनमें 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य शामिल हों। ऐसा अवसर स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद मिस्र और फ्रांस तथा ब्रिटेन के बीच आक्रमण का जो शुरू हुआ दौर, उसके ऊपर बुलाया गया था। इस प्रकार जो है सुरक्षा परिषद महासभा के अधिवेशन बुलाए गए हैं। अब वर्तमान समय में इसकी जो स्थितियां हैं उनमें और भी सुधार हुआ है, या महासभा ने जो है यूनिटिंग पीस फॉर रेजोल्यूशन जो पारित किया इन्होंने,
उसके आधार पर इसका महत्व और बढ़ा। शांति के लिए एकता प्रस्ताव जब इन्होंने 3 नवंबर 50 में पारित किया तो इसको बहुत बड़ा जो है लाभ उसका मिला, क्योंकि जब महायुद्ध का दौर समाप्त हो चुका था, लेकिन महायुद्ध ने बहुत बड़ी त्रासदी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भेंट स्वरूप दे दी थी, और वो ये थी कि पूरे विश्व का विभाजन 2 राजनीतिक खेमों के रूप में हुआ। विश्व राजनीति का 2 ध्रुवों में ध्रुवीकरण हुआ, और इन दोनों ध्रुवों में एक एक स्थायी सदस्य आ गए। और स्थायी सदस्यों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी स्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग करेगा तो कोई भी निर्णय लेना असंभव हो जाएगा। तो यूएनओ का जो सिक्योरिटी काउंसिल था, विश्व शांति जिसका उद्देश्य था, वह अपने कार्य से पूर्णतः एक तरीके से उसने अपने उद्देश्य या कार्य को अनदेखा कर दिया था। एक दूसरे गुट के खींचतान के कारण से वह अपने वास्तविक उद्देश्यों में पूरी तरह से विफल दिखाई देने लगा था। तो ऐसी स्थिति में महासभा ने एक शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया, यूनिटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, और इन्होंने जो है महासभा को सामूहिक कार्रवाई एवं सेना के उपयोग करने की सिफारिश का अधिकार विश्व शांति के लिए इनको मिला, और आपातकालीन अधिवेशन बुलाने का प्रावधान भी इन्होंने स्वीकार किया। इस प्रकार जो है इन्होंने अपने कार्य का दायरा भी बढ़ाया है, और कार्य करने की जो इनकी इच्छा है उसको भी इन्होंने प्रकट किया है। ऐसे बहुत से कारण हुए हैं जिससे महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा का महत्व निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि महासभा में सभी देशों को प्रतिनिधित्व मिला है, जिससे लोकतंत्र के इस युग में विश्व लोकमत का प्रतीक बन गई है। और जनमत की शक्ति के कारण इसके द्वारा लिए गए निर्णयों की उपेक्षा करना किसी भी राष्ट्र के लिए साधारणतः संभव नहीं होता है। इसके अलावा राज्यों के आपसी विवादों को दूर करने के लिए महासभा द्वारा जो प्रस्ताव किए जाते हैं उनका असाधारण महत्व होता है, जिससे इसकी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई है। सुरक्षा परिषद के बार बार निषेधाधिकार का प्रयोग करने से अनेक बार महासभा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला, और निषेधाधिकार से उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए पहले इसने छोटी सभा बनाई, लिटिल असेंबली बनाई, और बाद में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया। इन दोनों घटनाओं ने इसकी प्रतिष्ठा और शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी। महासभा जो विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है, क्योंकि यह अणुबम से लेकर मानव कल्याण, भोजन, कपड़ा, आवास तक सभी समस्याओं पर विचार करती है और सिफारिश करती हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्र इसकी कार्रवाइयों को बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। आपातकालीन सेना की नियुक्ति के कारण महासभा की शक्तियों में और प्रतिष्ठा में और वृद्धि हुई है। सुरक्षा परिषद के साथ महासभा को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है। इस अधिकार का समुचित प्रयोग कर महासभा ने अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। महासभा का अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार भी इसे संघ के अन्य अंगों की अपेक्षा विशिष्ट स्थिति प्रदान करता है। तो इस प्रकार निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इसका प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है और शक्तियों में भी वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है। इसके बाद में मूल्यांकन महासभा की जो स्थितियां हैं, उपरोक्त चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये निश्चित रूप से विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण, ओपन कॉन्शियस ऑफ द वर्ल्ड इसको हम कह सकते हैं। स्लीचर महोदय, महासभा की प्रतिष्ठा इनके अनुसार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। स्टार्क महोदय के अनुसार ये बात उल्लेखनीय है कि महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रश्नों में समाधान के रूप में प्रमुख भाग लिया। इसने यूएनओ के समक्ष लाए कुछ और प्रश्नों पर विचार करके पैलेस्टाइन, यूनान, स्पेन, कोरिया संबंधी मामलों में कार्रवाई की है। महासभा एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने योग्य प्रमाणित कर दिया है और विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में इसने महत्वपूर्ण योगदान किया है। यद्यपि महासभा के निर्णयों का सरकारों के लिए कोई कानूनी अधिबंधन नहीं है, तथापि वे विश्व लोकमत के वजन साथ ही विश्व समुदाय के नैतिक अधिकार से संपन्न होते हैं, क्योंकि महासभा के पास में अपने निर्णयों को कानूनन लागू करवाने का कोई तंत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कमजोरी जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय
जो है वो क्षेत्र में कार्य करती है। स्टेट लॉ की भांति इसका अपना कोई स्पेशल जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वह अपने संपूर्ण निर्णयों को अक्षर से लागू करवा सकें। यूएनओ का पूरे वर्ष का कार्य महासभा के निर्णयों से उद्भूत होता है, अर्थात महासभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में अभिव्यक्त बहुसंख्यक सदस्यों की इच्छा। ये कार्य इस प्रकार किया जाता है कि महासभा द्वारा विशिष्ट विषय जैसे निशस्त्रीकरण, शांति स्थापना और मानव अधिकारों पर गठित समिति और अन्य निकायों द्वारा तथा महासभा द्वारा निमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में तथा यूएनओ का सचिवालय, महासचिव, उनका स्टाफ जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सिविल अधिकारी भी होते हैं। इसके अलावा संक्षेप में महासभा के महत्व, प्रभाव और शक्ति में विस्तार हुआ है निश्चित रूप से, और इसके द्वारा जो क्रिटिकल सब्जेक्ट जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप के थे वो निश्चित रूप से लागू किए गए हैं। और ये जो संपूर्ण गतिविधि है वो स्पष्ट करती है कि जो यूएनओ चार्टर में यूएनओ जो प्रसंविदा थी उसमें महासभा को जो स्थान दिया गया था या जो क्षेत्र इसका निर्धारित किया गया था उससे भी बढ़कर के इन्होंने विश्व शांति के लिए कार्य किया है। और जिन कार्यों को हम इसके ऐच्छिक कार्यों में प्रारंभ में हम गिना रहे थे, उन ऐच्छिक कार्यों को जब सिक्योरिटी काउंसिल अपने मौलिक कार्यों के रूप में करने में असमर्थ थी तो ऐसी स्थिति में महासभा ने आगे बढ़कर के उस चार्टर में दिए अधिकारों का जो वास्तविक निर्वचन होना चाहिए, जो वास्तविक अर्थ निकलना चाहिए, क्योंकि सभी संस्थानों का, सभी संगठनों का, चाहे वो स्टेट लॉ में हो चाहे इंटरनेशनल लॉ में हो, सभी अभिकरणों का, सभी संविधियों का, सभी स्टैट्यूट्स का, सभी संविधानों का एक ही सकारात्मक जो इंटरप्रिटेशन होता है और वो ये होता है कि वह अपने मौलिक और मूलभूत जो सबस्टेंटिव जो ऑब्जेक्ट्स उनके होते हैं उनको वो पूरा करें, उनको लागू करें। और इसके लिए वह केवल एक मशीनी रूप से बन के नहीं रहे, जैसा कि शब्दों के रूप में उनको दे दिया गया वैसा नहीं रहे, और उनके वास्तविक मंतव्य के अनुसार कार्य करने की चेष्टा करें, तभी उसका वास्तविक प्रतिफल प्राप्त होता है। या यूँ कहें कि वास्तविक उद्देश्यों में वह संस्थान, वह संगठन, चाहे स्टेट लॉ में हो चाहे इंटरनेशनल लॉ में हो, उसके तभी सभी उद्देश्य फलीभूत होते हैं। और इस बात को चरितार्थ करते हुए जनरल असेंबली ने जब जब सिक्योरिटी काउंसिल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल दिखाई दिया वीटो के प्रयोग के कारण शीत युद्ध के समय, तो ऐसी स्थितियों में जनरल असेंबली ने आगे बढ़ करके यूएनओ प्रसंविधि के अनुसार, यूएनओ चार्टर के अनुसार उन सभी कार्यों को करने की सफलतापूर्वक चेष्टा की। और काफ़ी मामलों में एग्रीगेशन को इन्होंने रोका, इस सभा ने रोका और बहुत बड़े युद्धों में जाने से दुनिया को रोकने में सफलता प्राप्त की। तो निश्चित रूप से यूएनओ के एक बहुत बड़े और अंतर्राष्ट्रीय विधायी अंग के रूप में इसकी प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। धन्यवाद। नेक्स्ट अंग की चर्चा अगली क्लास में करेंगे।